हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, बायोलॉजी का चैप्टर। उसके बारे में हम लोगों ने एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहली चीज़ पढ़ा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, कि जनरली हम लोगों ने जाना क्रॉप्स होते क्या हैं, क्रॉप्स के वेराइटीज़ क्या होते हैं, और क्रॉप्स के वैरायटी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। वो भी अलग अलग तरीके से होता है, वो भी हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो आज हम उसका सेकंड वैरायटी देखेंगे। हम लोग जानते थे क्रॉप को 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके प्रोडक्शन को येल्ड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, सेकंड है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हम लोगों ने पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता क्या है वो देखेंगे पहले। यहाँ तो क्रॉप का प्रोडक्शन किस पे मैनेज होते हैं, किस पे डिपेंड करता हमें ये समझना है। ठीक है, तो अलग अलग फार्मर जो होते हैं उनके पास क्या होता है, अलग अलग लैंड्स होता है। किसी के पास छोटा लैंड हुआ, किसी के पास बड़ा लैंड हुआ, मतलब किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, किसी के पास छोटा है। और डिपेंड करता है वो किस तरह का फार्मिंग एक्टिविटीज़ वो यूज़ करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उस तरीके का प्रोडक्शन हो सकेगा। जैसे किसी के पास क्या होगा कि का अच्छा फार्मिंग प्रैक्टिसेस अगर यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए उनके पास वेल इक्विपमेंट है, ठीक है, मॉडर्न इक्विपमेंट है, जिसके वजह से वो अच्छा फार्मिंग कर सकते हैं या अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हैं, तो वो उसमें लगाएंगे। अब जिनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो उसी से उपयोग करेंगे। जिनके पास कम है तो उसी हिसाब से वो एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 3 तरीके का प्रोडक्शन आता है। पहला, डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी। नो कॉस्ट प्रोडक्शन। नो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है क्या, इसमें प्रोडक्शन तो होगा लेकिन नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके, नेचुरल रिसोर्स, मतलब अपने पॉकेट से कुछ इसमें लगाया नहीं जाएगा, मतलब इन्वेस्ट कुछ नहीं किया जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नो कॉस्ट प्रोडक्शन। मतलब नेचुरल रिसोर्स कैसे, नेचुरल रिसोर्स पे सारा चीज़ पे डिपेंड होकर के, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वो किस आएगा, आपका नो कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा आता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब कम बजट दे करके या कम मनी दे करके कम ही प्रोडक्शन लेना, मतलब जितना उनके पास है उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन देना। और तीसरा आता है कि आपका हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, मतलब इसमें क्या होता है कि आप उसमें हाई अमाउंट ऑफ मनी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर लेवल को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ क्या होता है कि हाई कॉस्ट प्रोडक्शन बोलता है ना, जितना पैसा लगाएंगे उतना ही क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा। तो उसी तरीके से ये था। तो देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट कब होता है, मैनेजमेंट डिपेंड करता है उसका न्यूट्रिशन पे, कि क्रॉप्स किस तरीके का न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स उसको अच्छे से मिल रहे हैं नहीं, मैन्योर्स मिल रहे हैं नहीं, तो इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो ये क्या होता है समझेंगे। यहाँ पे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है क्या, वैसा न्यूट्रिएंट्स जो कि रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स के ज़रिए या क्रॉप्स के ज़रिए एक लार्ज क्वांटिटी में, कैसे में, लार्ज क्वांटिटी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और माइक्रो का मतलब होता है क्या, स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल। तो वैसा न्यूट्रिएंट जो कि लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटीज़ में क्रॉप्स को दिए जाएंगे, उसको हम लोग या जरूरत होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और वैसा न्यूट्रिएंट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्लांट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो याद रखिएगा टोटल 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट्स को चाहिए। एयर के ज़रिए मिल जाता है उनको कार्बन और ऑक्सीजन, वाटर के ज़रिए भी उसको मिल जाता है उनको क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉइल के ज़रिए देखिएगा कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक है, एग्जांपल याद रखिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गए। कैसे में आ गए, मैक्रो में। अगर बात करें माइक्रो की, तो आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब आपका किस चीज़ में आ गया, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। किस में आ गए आपका, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से डिपेंड करता है, ये सब न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को या क्रॉप्स को मिल रहा है तो उनका प्रोडक्शन लेवल भी क्या होगा, अच्छी तरीके से होगा। अब यहाँ पे एक सवाल, एक क्वेश्चन उठता है मन में, क्या, कि अगर प्लांट्स में ये सब न्यूट्रिएंट्स लैक कर जाएँ तो क्या होगा। सबसे पहले अगर ध्यान से समझेंगे तो हमें क्वेश्चन में ही आंसर मिल रहा है, अगर न्यूट्रिएंट्स कम तो मतलब प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप होंगे को आधे रास्ते में जा करके वो फसल ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जो येल्ड कहने का मतलब प्रोडक्शन, क्या, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है कैसे, जब प्लांट्स में क्या होगा कि सर्टेन डिजीज़ अगर उनको हो जाए, मतलब कि अगर प्लांट्स के अंदर या क्रॉप्स के अंदर कुछ बीमारी हो जाती है, जिसके वजह से क्या होगा कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो प्लांट अच्छे से या क्रॉप अच्छे से डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो एक इससे क्या होगा कि हमारा क्रॉप्स क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अफेक्टेड। तो ये सब ना हो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, प्लांट्स को एकदम सही मात्रा में सारा न्यूट्रिएंट्स पहुँचे, इसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, या क्रॉप्स को सही न्यूट्रिएंट्स पहुँचे इसका हमें ध्यान रखना रखता है, ताकि क्रॉप्स में जो प्रोडक्शन हो वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, ये भी एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। अब भाई वो सब न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलेगा कैसे, तो पहला तो हम खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है। क्या ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मतलब बिना केमिकल्स का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। जनरली अब हम कहें तो वेजिटेबल पील्स जो होते हैं, सब्जी के छिलका या फल के हो गए, या ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, ये सबको मतलब इस्तेमाल करके ये मैन्योर्स को बनाया जाता है। अब फीचर्स देख लेते हैं, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैन्योर और फीचर्स ऑफ मैन्योर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, तो समझते हैं। मैन्योर देखिएगा जनरली मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है, जो कि सॉइल का फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। इसमें जो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, जब जैसे ही इनको दिया क्रॉप में या प्लांट्स में दिया जाता है तो क्या करते हैं, सोइल का फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब कि जैसे ही अगर हम ये मैन्योर वहाँ पे छिड़कते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये क्या करता है कि प्लांट्स का फर्टिलिटी रेट को या क्रॉप्स का फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी इन्हेंस करता है। जैसे सॉइल का स्ट्रक्चर होता है फाइन, कोई पतले एकदम होते हैं, फाइन ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं, या हल्के मोटे मोटे होते हैं, तो इसको क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर को भी, अगर ये मिक्स होता है मैन्योर उसके साथ, तो उसका स्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स जो होते हैं वाटर को होल्ड करके रखने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। जैसे आपको पता होगा टाइप्स ऑफ सॉइल पड़े होंगे, तो लोमी सॉइल ये सब जो होता है वो बेस्ट सॉइल कहलाता है, बिकॉज ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो इसका क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिएगा ये सॉइल स्ट्रक्चर को इन्हेंस करेगा, जिसकी वजह से वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उनका बढ़ता है। किसकी वजह से, मैन्योर की वजह से। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, ये क्या होता है कि इनमें एक चीज़ फ़ायदा क्या है कि वाटर लॉगिंग को अवॉइड करता है। व्हाट इज़ वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी का जमा होना, पानी का जमाव। तो ये पानी का जमाव होने से भी क्या करते हैं, बचाते हैं। और उसके साथ साथ जो ड्रेनेज होता है क्लेई सॉइल में, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, ये बचाते हैं उससे। ठीक है, ड्रेनेज मतलब होता है बहाव, पानी का बहाव। ठीक है, मतलब उसको क्लेस वाले पानी का बहाव ना हो जाए तो उसको वाटर को होल्ड करके रखते हैं मैन्योर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैन्योर्स की अगर हम बात समझना चाहें, तो यहाँ पे आपको मैंने ये बताया कि ये प्योरली ऑर्गेनिक होगा। क्या होगा, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहने का मतलब ये प्योर नेचुरल प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर किया जाता है, और ये प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत ही हेल्दी होता है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये चीज़ देखेंगे, एक टर्म आता है कंपोस्टिंग, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हम आपको देते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब ये कंपोस्टिंग क्या होते हैं, देखिएगा वैसा प्रोसेस जिसके ज़रिए क्या होता है कि जो फार्मर के पास, जो उसमें फार्म में, ठीक है, उनके खेत में जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको डिकम्पोज, मतलब सड़ा करके जो चीज़ प्रिपेयर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको, कंपोस्टिंग। और ये जो आपका कंपोस्ट बनता है ना, ठीक है, ये जो कंपोस्टिंग जो होता है ये आपका किसी से बनता है, डिकम्पोजिशन से बनता है। वो जो खेत के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं पत्ते हो गए या कुछ क्रॉप्स का कटा छटा पार्ट जो बच जाता है, उसी का डिकम्पोजिशन करके बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को कंपोस्टिंग। और जिससे चीज़ वो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। अब देखिएगा ये कंपोस्ट जो होते हैं, ठीक है, कंपोस्ट टी हो गया यहाँ पे। कंपोस्ट जो होते हैं इसमें हाई वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होते हैं, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है हमको क्रॉप का फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए। अब इसका इस प्रिपरेशन होता है जनरली जैसे एनिमल वेस्ट से हो जाता है, ठीक है, या सीवेज नाला का वेस्ट से हो जाता है, वेजिटेबल वेस्ट, मतलब जो भी, या वीड्स, आपको पता होगा वीड्स जो अनवांटेड ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं खेत में, देखिएगा हरे हरे उग जाते हैं ना, जिसको घास फूस कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो वीड्स होते हैं, तो उन सबको इस्तेमाल करके डिकम्पोज करके ये बनाया जाता है। तो यहाँ से कंपोस्टिंग का डेफिनेशन ये रख लीजिएगा, और यहाँ कंपोस्टर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक चीज़ अंतर है, व्हाट इज़ कंपोस्ट और व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्ट। दोनों में बहुत ही सिंपल चीज़ है वही चीज़, बस वर्मी कंपोस्ट में क्या होगा कि ये एक ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थवॉर्म जो काम करता है कैटलिस्ट का काम करता है। क्या चीज़ काम करता है, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जानते हैं जो क्या करता है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। क्या करता है, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, इनहेंसेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन।
ठीक है। अब देखो कंपोस्ट के बारे में आपका डिफरेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है। एक वैसा मैन्योर जो कि प्रिपेयर किया जाता है वेस्ट मटेरियल जैसे कि काउडंग, गाय का गोबर, सीवेज, वेजिटेबल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट, उसको मिल क्या बोलेंगे, कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट आपको सेम चीज़ बोलिएगा, बस ये इसके साथ क्या होता है, इसमें एडिशन होता है अर्थवर्म्स का। ठीक है, मतलब आप उसको कह सकिएगा ए मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेस्ट मटेरियल सच एज काउडंग, सीवेज, वेजिटेबल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट by the use of earthworm, by the use of earthworm is called वर्मी कंपोस्ट। और ये क्या करता है, अर्थवर्म क्या करता है कि जो बनने का प्रक्रिया को इंक्रीज़ कर देता है, होता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम कुछ मौसम ख़राब है, जो धूप नहीं निकला हुआ, ठीक है, और वहाँ पे कुछ अगर क्लॉथ्स अगर हम छत पे डालते देखिएगा वो धीरे धीरे क्या होता है, वो सूखता है। लेकिन जैसे ही धूप निकलता है क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कंपोस्ट का वो बहुत स्लो होता है। तो इसीलिए इसका प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए अर्थवर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इनको डाला जाता है, ताकि क्या हो सके कि उनका प्रोसेस को हम लोग क्या कर सके, स्पीड कर सकें, और मतलब कंपोस्ट को जल्दी तैयार कर सकें। ठीक है, इनको बनाने में 3 से 6 मंथ्स का समय लगता है, इनको जनरली 1 से 2 महीने के अंदर ये तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोब्स जो होते हैं इसमें, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर को डिके करते हैं, धीरे धीरे सड़ाते हैं, फिर ये बनता है। लेकिन अर्थवर्म क्या करता है कि मैटर को ही रिड्यूस कम करता है, मतलब उसी को रिड्यूस करके उसी को बदल देता है कैची में, कंपोस्ट में, कैची में, कंपोस्ट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम समझे ग्रीन मैन्योर की बात, ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर में हमें थोड़ा सा समझना होगा एक चीज़ कि ग्रीन मैन्योर होता क्या है। तो ग्रीन मैन्योर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, जिसको बार बार उपजाया जाता है और फिर से उसको उसी मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। एक्चुअली होते क्या हैं, ये ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पत्ते के जैसे ग्रीन उपजते हैं और उसी का उसका कोई उपयोग नहीं होता। जनरली उसका उपयोग बनाया था किस लिए, ताकि फिर से उसको प्लांट्स में डाल करके उसका मतलब सॉइल में डाल करके उसका फर्टिलिटी रेट को, सॉइल को इंक्रीज़ कर देना। जैसे देखिएगा ये प्लांट्स डिके करते हैं और टर्न कर जाते हैं मैन्योर में, क्योंकि जब उसको हम उपजाने के बाद जैसे हुआ उसको प्लग कर काट के उसको फिर से मिट्टी में डाल दिए, ठीक है, और यही प्लांट्स बाद में, यही क्रॉप्स बाद में टर्न करके कैची में बदल जाता है आपका, ये आपका बन जाता है ये आपका मैन्योर में, कैची में, मैन्योर में। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और समझना है आपको, उसका समझना क्या है कि ये जो मैन्योर बन जाता है तो सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अगर हम जनरली बात करें तो जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब आपका क्या है, आपका न्यूट्रिएंट्स है। क्या है आपका, न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे देखेंगे प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन मैन्योर के लिए, ठीक है, उसका इस्तेमाल जैसे कौन कौन प्लांट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन मैन्योर के रूप में, हेम्प हो गए, क्लोवर हो गए, पीज हो गए, ग्रास मिक्सचर हो गए, ये सब का आप फोटो देख लीजिएगा इंटरनेट से, ठीक है, फोटो देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्रास तो आपको जानते ही हैं, ठीक है, तो ये फोटो देख लीजिएगा। आखिर एक्चुअली घास लाइक स्ट्रक्चर ये होता है जिसको क्या करते हैं कि मिट्टी में वापस से ये करके डालते हैं, ताकि वो सॉइल का फर्टिलिटी को फिर से क्या कर दे, इन्हांस कर दे या बढ़ा दे। अब फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकली प्रिपेयर्ड होता है, मतलब हम बोल सकते हैं उसको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं आर्टिफिशियल मटेरियल्स होते हैं जिसको प्रोड्यूस किया जाता है कॉमर्शियल बेसिस पे, मतलब कि बेचने के बेसिस पे इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कह सकते हैं कि ये तो बेनिफिट देता है सॉइल को, न्यूट्रिएंट्स तो देगा, लेकिन इसका कुछ क्या है, इसका डिमेरिट भी है। क्या है इसका, डिमेरिट भी है। मतलब क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल्स होता है और केमिकल जानते हैं कोई भी क्रॉप्स के लिए या हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता है, इसीलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में जो फार्मर यूज़ करते हैं, लाइमस्टोन हो गया या रॉक फॉस्फेट जो पत्थर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट इसका इस्तेमाल करते हैं, और मैंने बताया था कि ये सब सारे केमिकल्स के ज़रिए प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। फीचर्स, अब फर्टिलाइजर्स का फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं कुछ। जैसे फर्टिलाइजर्स आपको पता है कि ये सब न्यूट्रिएंट्स देंगे, नाइट्रोजन देगा, पोटेशियम देगा, फॉस्फोरस देगा सॉइल को, और ताकि वो प्लांट्स अच्छी तरीके से क्या कर सके, उसमें ग्रो कर सकें। लेकिन आपको ये भी जानना कि वो प्रोडक्शन को तो हाई देते हैं, लेकिन इनको क्या होता है, ये आपका हाई कॉस्ट फार्मिंग मेथड में आता है, क्योंकि जिसके पास पैसा रहेगा ज़्यादा वही तो क्या करेगा ना, ज़्यादा पैसा लगा करके फर्टिलाइजर्स परचेज करेगा और फिर उसको सॉइल में देगा। अब जिसके पास उतना पैसा नहीं तो क्या करेगा, खुद से हो सके वो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके, हम बोल सकते हैं, या कंपोस्ट का इस्तेमाल करके वो उसका उपयोग करके क्या करेगा, अपने लिए मैन्योर्स बना करके उसको खेत में डालेगा। अब यहाँ पे प्रिकॉशंस कुछ देख लेते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होता है। तो प्रिकॉशंस की बात करें तो क्या क्या होता है फर्टिलाइजर्स के साथ, देखिएगा फर्टिलाइज़र जो जो होते हैं
इसको प्रॉपर अमाउंट में मतलब डाला जाता है। अगर ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करें तो वो भी क्या है, वो क्रॉप्स के लिए या प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इट कंटेन्स केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स उसमें मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे याद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग फर्टिलाइज़र्स अप्लाई कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सही तरीके से इसको करें, ताकि अननेसेसरली अगर ज़्यादा करने से भी क्या होगा, ये प्लांट्स के लिए क्या होगा, दिक्कत की बात हो सकती है। ठीक है, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन लीड टू वाटर पॉल्यूशन। ये भी पता है कि अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर केमिकल दे देंगे तो सॉइल के अंदर जो पानी है उसको क्या करेगा, उसको पॉल्यूट कर देगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइज़र होता है वो जब हम लोग इरिगेशन मिलेगा, मतलब इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, पानी देना क्रॉप्स में, तो उसके साथ क्या होगा, वास्ड अप हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी को भी क्या कर देगा, ये पॉल्यूट कर देगा। ठीक है, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो क्या करता है कि सॉइल का फर्टिलिटी रेट को भी क्या करता है, ये ख़राब करता है। ठीक है, तो अगर फर्टिलिटी रेट ख़राब हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाएगा। तो इसको अगर लो ना हो, इसीलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं, या जिसे हम लोग बोलते हैं वो कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें अगली चीज़ को, तो यहाँ पे एक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है इसमें किसी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जनरली जो भी इस्तेमाल होगा यहाँ पे हम कह सकते हैं पूरी तरीके से मैन्योर होगा, यानी कि वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होगा, एक भी केमिकल्स उसमें यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या कह रहा है, वैसा फार्मिंग प्रैक्टिस जिसमें क्या होगा, कोई यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं होगा, और वो फार्मिंग कम्प्लीटली डिपेंड होगा। रिलीज अपॉन कहने का मतलब डिपेंड अपॉन, कैसे होता है, डिपेंड अपॉन, वो टोटली डिपेंड होता है किस चीज़ पे, आपका ऑर्गेनिक मैटर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि द फार्मिंग विच डजेंट इन्वॉल्व नो यू विच इन्वॉल्व नो यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स, मतलब किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल केमिकल्स का उपयोग नहीं होगा, बल्कि उनका जो फार्मिंग प्रैक्टिस मेथड जो होगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, आपका ऑर्गेनिक मैटर पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ फार्मिंग टाइप्स आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। तो फार्मिंग टाइप्स कहने का मतलब कैसे कैसे हम क्रॉप को उपजा सकते हैं, जिसको हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं या क्रॉपिंग पैटर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब वो क्या क्या हैं वो पैटर्न्स, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ ताकि आगे वो चीज़ मिल जाएगा आपको। एक आता है आपका क्रॉप रोटेशन, एक आता है आपका इंटर क्रॉपिंग, एक आता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक आपका मैटर जो होता है ना, वो यूज्ड होता है फार्मिंग कौन कौन सा देखिएगा, एक तो मैन्योर हो गया, दूसरा होता है बायो एजेंट सच एस ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, एल्गी का आप नाम सुने होंगे। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स मतलब फर्टिलाइजर जिसमें से कितना हम बोल सकते हैं कि वो जिसमें ऑर्गेनिक हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर। नीम का पत्ता या टर्मेरिक जिसको हम लोग बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई करना, मतलब क्रॉप्स में पानी देना। तो ये होता है क्या कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन कंट्रोल्ड अमाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स टू द क्रॉप्स। अब ज़्यादा भी किसी क्रॉप्स में पानी देना वो भी क्या होगा, क्रॉप्स के लिए अनयूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर एक इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए क्या करते हैं, वाटर को हम लोग कंट्रोल्ड अमाउंट में, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर एक क्रॉप्स को चाहिए उसके हिसाब से, ऐसा नहीं कि एक बार पूरा एक बकेट लिया जा करके डाल दिए ताकि पूरा वो क्रॉप्स ही नहला जाए उसमें, तो ऐसा नहीं करना है। हमको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के टेम्परेचर के हिसाब से उनको क्या करना है, उन पर पानी देते रहना है, ताकि वो क्या कर सके, वो अपने को अंदर में डेवलपमेंट वो कर सकें। ठीक है, अब इरिगेशन मेथड्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारा कुछ होता है ना कि मेथड्स अपनाए जाते हैं। कहीं पे मान लीजिए पानी अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो कहीं पे कुछ कभी कुआं के ज़रिए पानी पहुंचाया जाता है, कहीं पे ट्यूबवेल्स के ज़रिए, डग वेल्स के ज़रिए। तो हम लोग आगे जानेंगे कैसे कैसे मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर लो रेनफॉल होता है, मतलब कि बारिश जहाँ पे कम होती है वहाँ पे कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वाई डू ड्रॉट्स अकर, ड्रॉट्स का मतलब होता है सुखाड़। देखिए, तो जब पानी नहीं होगा तो लाजमी है कि वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि अगर फार्मर्स क्या करेंगे कि इरिगेशन मेथड्स को नहीं यूज़ करेंगे और टोटली डिपेंड रहेंगे आपका किस चीज़ पे, आपका रेनफॉल पे, तो हो सकता है कि ड्रॉट आने की वजह से ये क्रॉप्स पूरी तरीके से जो फसल लगाएं वो फसल पूरी तरीके से ख़राब हो जाए और उनको काफ़ी नुकसान हो सके। इसी वजह से होता है क्या, बहुत सारे कभी ऐसा भी होता है कि सुखाड़ की वजह से बहुत लोग किसान लोग क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। ठीक है,
तो एरियाज़ जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे पानी कम होती है वहाँ पे सर्टेन इरिगेशन मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या हो कि क्रॉप अच्छी तरीके से हमारा ग्रो कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुछ मेथड में कि क्या क्या मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला अगर हम बात करें वेल्स, कुआँ, तो यहाँ पे दो तरीके का अगर हम बात करें, टू टाइप्स ऑफ वेल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। एक होता है हमारा ट्यूबवेल के जरिए, एक होता है डग वेल्स के जरिए। ट्यूबवेल से कैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, पानी ग्राउंड से निकाला जाता है, पानी ग्राउंड से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आप ट्यूबवेल तो वर्ड से ही कॉमन है, नाम सुने हैं, देखे भी होंगे। डग वेल्स आर द वेल्स डग इन द ग्राउंड ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर, जिसको हिंदी में हम लोग कुआँ भी आप कह सकते हो। ठीक है, कुआँ भी कहोगे। तो कुआँ से जो पानी निकालना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डग वेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर ऑलरेडी बोरिंग है, आप लोग बोर हो जाओगे। क्रॉपिंग पैटर्न्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, जो डगवेल से और ये ट्यूबवेल से जो पानी निकाले जाते हैं वो दोनों क्या कहते हैं, पंप्स के जरिए। अब बोलिए सर कुआं से बाल्टी नहीं निकाल सकते हैं, तो बाल्टी से निकालिए कितना क्रॉप्स कब दीजिएगा। तो कुआं में क्या किया जाता है, एक ट्यूब लगाया जाता है, हम बोल सकते हैं पंप लगाया जाता है, वो पंप से मोटर के जरिए पानी को खींचा जाता है। ठीक है, कैनल्स, आपको पता है कैनाल एक नेटवर्क सिस्टम है जो कि बड़ा सा, जिसमें क्या करता है कि एक सोर्स से क्या होता है, वाटर पूरे एक रिजर्वायर से, हम बोलते हैं स्ट्रीम से वाटर पूरे क्रॉप्स तक या पूरे लैंड तक पहुंचाया जाता है। अब इसको बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पे सोर्स है और ये पूरा खेत है, तो यहाँ से इस तरीके से ट्यूब बांट दिया जाता है, ताकि जैसे हम लोग अगर हम सीधी सीधी अगर हम बात समझे, जो हम लोग का मोटर जो लगा हुआ है घर में या पानी जो आता है, तो वहाँ से जहाँ से एक जगह से, तो वो देखिए पानी निकलता है जैसे एरिया, और वहाँ से क्या होता है, वो घरे घर क्या होता है, सारे घर में पाइप से के थ्रू क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपका, ये आपका कैनाल्स वाला। अब देखिएगा रिवर लिफ्ट सिस्टम, ये रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या है, ये रिवर लिफ्ट सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए पानी को निकालते हैं, कहाँ से, डायरेक्ट रिवर से निकालते हैं। किस लिए, फॉर इरिगेशनल पर्पस के लिए, खेती सिंचाई करने के लिए हम पानी को रिवर से क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे उपयोग होता है जहाँ पे क्या होता है, कैनाल सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होता, मतलब जहाँ पे पानी हर जगह पहुँच नहीं पाता है कैनाल सिस्टम के ज़रिए, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ और आता है टैंक्स। अब देखिएगा फार्मर्स क्या करते हैं ना, लगभग ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि उनके पास स्मॉल स्टोरेज बना के रखते हैं, गड्ढा जैसा, और उसमें क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिससे इन द केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ से वो वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका आता है, आपका किस में, आपका टैंक्स में आता है। किस में आता है, टैंक्स में है भी। और हुआ है सारे क्रॉप प्रोडक्शन में ही आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिससे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट होगा, सही करवाए थे वहाँ। तो क्रॉप प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो सिर्फ आपका ये बचा हुआ है क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स के बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा वो, तो कर ठीक है, ये ख़त्म ही हो जाएगा सेकेंड वाला पार्ट। क्रॉपिंग पैटर्न्स देखिएगा, अब अलग पैटर्न्स इस्तेमाल किए जाते हैं फार्मर के ज़रिए क्रॉप को इन्हेंस करने के लिए, क्रॉपिंग प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए। तो पहला जो चीज़ आता है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स मतलब मिला करके फसल को उपजाना। इंटर क्रॉपिंग, और एक होता है क्रॉप रोटेशन। तो ये तीनों को हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में देखते हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मार्क कर दे। अब देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, ये एक ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न है जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ ही क्या किया जाता है, एक ही फील्ड में ग्रो करवाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसका मेन मोटो क्या होता है, मेन एम क्या होता है, ताकि इसमें क्या हो सके कि कुछ ऐसे अगर एक तरह का अगर क्रॉप्स फेल कर गया ग्रो करना, तो दूसरा कम से कम रहेगा कि भाई चलो दूसरा वैरायटी तो मेरा ग्रो कर जाएगा। जिसमें क्या अगर एक तरफ से नुकसान भी हो रहा है तो आदमी किसान जो होता है भूखा नहीं मरता है। ये मेथड अपनाने से क्या होता है कि अगर एक क्रॉप ख़राब भी चला गया तो एक क्रॉप से वो उनका मतलब लाइफ मतलब बोल सकते थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, इसके जो सीड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कंबाइन कर दिए जाते हैं दोनों प्लांट्स के, दो तीन जो प्लांट्स या जो भी क्रॉप्स होते हैं, और सबको एक साथ क्या रैंडमली ग्रो करवाया जाता है। सारे फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं इसमें सब में सेम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं सारे क्रॉप्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल वीट, ग्राम या वीट मस्टर्ड ले लीजिए, ग्राउंडनट, सनफ्लावर ले लीजिए, ये सबको आपस में एक साथ ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो मिक्स क्रॉपिंग का डेफिनेशन याद रखिएगा। एक आता है आपका इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, देखिएगा
ये इसमें भी आपका एक या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है एक ही फील्ड में, लेकिन एक पैटर्न होता है। एक पैटर्न कहने का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब आपस में सारा खिचड़ी मिला के ऐसे ग्रो करवा दिए। एक पैटर्न मतलब एक रो ले लिए कि एक रो बाय रो करके ये ग्रो कराना, ठीक है। तो एक पैटर्न में वहाँ पे ग्रो कराया जाता है। तो इसमें डेफिनेशन लिखिएगा, ये याद रखिएगा, ये एक ऐसा क्रॉपिंग मेथड है जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एक ही फील्ड में, लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसके सीड्स जो होते हैं ना ये कंबाइन नहीं किए जाते हैं, वो कंबाइन कर जाएगा तो सब जहाँ तहाँ ग्रो कर जाएगा। तो एक रो बना लेते हैं कि मान ली 3 रो इसका होगा तो 3 रो के बाद उसका होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। या वन या एक रो अगर हम बना लिए कि अगर मान लीजिए वीट का होगा या मान लीजिए सोयाबीन का होगा, तो एक बना लिए मेज का होगा, फिर एक बना लिए मिलेट्स का होगा। तो ऐसे करके एक रो में क्या करते हैं हम लोग, उसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, इसमें और देख लेते हैं क्या, कि इसमें देखिएगा जितने भी क्रॉप्स जो होते हैं या जो भी क्रॉप्स होंगे उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं फर्टिलाइजर्स की। मतलब डिपेंडिंग अपॉन उसको कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए, किस तरह का चाहिए, न्यूट्रिएंट्स उसमें उनको जो फर्टिलाइजर चाहिए उसका उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए या नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है किस तरीके का क्रॉप्स है, तो उसके हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर सारे में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम जाने हैं या एक पॉइंट छूट गया कि ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो सके। अब पहली बात हम लोग जान रहे हैं, इस टॉपिक में ही पढ़ रहे हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ करना है, तो उसी के लिए तो हम लोग कर रहे हैं। मिक्स क्रॉपिंग भी किए, इंटर क्रॉपिंग भी किए। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉप्स जो होते हैं ना अलग अलग रिक्वायरमेंट सबको न्यूट्रिएंट्स का होता है। तो किसी को क्या हो सकता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होता है, किसी को कम न्यूट्रिएंट्स भी होता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। डिजीज़ या पेस्ट जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, इतनी आसानी से इसमें स्प्रेड नहीं करते। एक ऐसा मेथड है कि अलग अलग रहते हैं, तो क्या होता है कि इसमें अलग अलग टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो इसमें अच्छे से वो डिजीज़ स्प्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मेथड अच्छा माना जाता है क्रॉप्स को उपजाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्रॉप रोटेशन आते हैं। अब रोटेशन का मतलब क्या होता है, घूम फिर के एक ही चीज़ बार बार, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो देखो इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्रॉप्स को कुछ क्रॉप्स को चूज़ कर लिया जाता है और सेम लैंड पे, ठीक है, सेम लैंड पे उसी क्रॉप्स को, मान लीजिए अभी अगर हम मेज़ का क्रॉप लगाएं, ठीक है, तो ये होने के बाद फिर क्या क्या कर लिए कि उसके बाद फिर जब हुआ तो फिर अगला क्रॉप लगाने के बाद फिर उसमें ये लगाएं, फिर वही क्रॉप लगाएं, ठीक है। अल्टरनेट करके इस तरीके से सेम क्रॉप को क्या करते हैं, रोटेट करके लगाते रहेंगे। इससे क्या होगा, द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द सॉइल क्लाइमेट एंड वाटर रिटेंशन ऑफ द सॉइल। वाटर रिटेंशन मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी होता है कि कितना पानी वो क्या कर रहा है, होल्ड करके रख सक रहा है, होल्ड करके रख सक रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप इसमें याद, क्रॉप रोटेशन में याद रखिए, क्रॉप रोटेशन एक ऐसा मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम है या बोल सकते हो क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम है, जिसमें क्या होता है क्रॉप्स को सब्सिक्वेंटली वन आफ्टर द अनदर करके क्या किया जाता है, रिपीट करके लगाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बाद कुछ एक दो स्लाइड और होगा जिसमें आपके बाद उसके बाद चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बात करें तो 2 क्लासेस से 3 क्लासेस और लग जाएंगे शायद। तो वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, 28 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो चीज़ें इसको समझिए, चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, हम समझ सकते हैं। इसके बाद आपका एक अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें कुछ है यही पढ़ना ही है, और इसमें आप तो कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आपको कुछ इसमें ट्रिक दे दें याद करने का, इसमें कोई ये नहीं है, इसमें आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार देखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आता उसके लिए संपर्क कीजिएगा, जो दिक्कत होगा उसका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए।